वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका फिर से स्वागत है लक्ष्यपुर चैनल में। आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। और आइए आज अपने टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था पोर्तुगल, उनका आना, कैसे वो सफल हुए, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा और वो कैसे वो सफल होकर के उनकी एम्पायर डिक्लाइन कर गए। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक शायरी से शुरुआत करते हैं कि कहता हूँ मैं कि ऐ वक्त आजा हम दो दो हाथ करते हैं, ऐ वक्त आजा हम दो दो हाथ करते हैं, तू अपना कहर आजमा हम अपना हौसला आजमाते हैं। तो आइए अपना हौसला आजमाते हुए आज के टॉपिक से हम लोग शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था द पोर्तुगल, आज हम लोग पढ़ेंगे द डच। ठीक है, द डच। ठीक है, तो डच भारत में कब आए थे? बताइए बताइए। ठीक है, दे केम टू इंडिया कब आए थे? 1605 एडी में। ठीक है, एक इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? द कंपनी was established in कब? 1602 एडी मार्च में। ठीक है, कैसे? बाय ए चार्टर ग्रांटेड बाय द डच पार्लियामेंट। डच पार्लियामेंट ने एक चार्टर जारी किया, ठीक है, ग्रांट किया, ठीक है, और उस कंपनी उसके तहत इस कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड। इस कंपनी का यह नाम था। अब जो चार्टर जो ग्रांट कराया गया, ठीक है, तो उस चार्टर का कंटेंट क्या था? मतलब अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो उसका मतलब से देते हैं कि ये काम, ये चीज हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, ये इस काम के लिए होगा। उसी तरह इस चार्टर का कंटेंट क्या था? तो इस चार्टर का कंटेंट था कंटेंट ऑफ चार्टर। टू वेज वार, लड़ाई करना किससे भी। फिर टू एक्वायर ट्रीटिस, टेरिटोरीज, जमीन हथियाना। तीसरा टू कंक्लूड ट्रीटिस,
संधि करना, चौथा फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन क्यों? आप देखे होंगे कि फिल्मों में कि महल महल के अगल बगल में बहुत बड़े बड़े दीवार बनाए जाते हैं, उसी को कहते हैं फोर्टिफिकेशन। अब ये फोर्टिफिकेशन क्यों? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द सेटलमेंट्स। ठीक है, ये इनका चार्टर का कंटेंट था। अब ऑब्जेक्टिव क्या था इस डच कंपनी का आने का? इनका ऑब्जेक्टिव था थ्रू ट्रेड। ठीक है, कहाँ? इंडिया में और इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा में। ठीक है, और सिर्फ ट्रेड ही नहीं, एंड इवन टू मोनोपोलाइज ट्रेड, मतलब अकेला। इनके कंपटीशन में और दूसरा कोई ना हो। तो ये इनका था। कैसे आए? कंपनी का नाम क्या था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड। यह था। ये कंपनी नेदरलैंड की है, या आप इसको हॉलैंड भी कह सकते हैं। अब इसको नोट डाउन कीजिए। अब इनका जो नेचर ऑफ ट्रेड जो था, ये कुछ अतरंगी था। ठीक है, नेचर ऑफ ट्रेड कैसा था? इनका ट्रेंगुलर था। ये समझाने के लिए मुझे आप लोग को पहले ये समझाना होगा कि इनका सेटलमेंट कहाँ कहाँ था। तो सेटलमेंट ऑफ डच, तो मान लीजिए ये भारत का नक्शा हो गया। तो इनका जो पहला सेटलमेंट था वो मासूलीपट्टनम था। कब हुआ था? 1605 में। फर्स्ट फैक्ट्री। दूसरा जो था पुलिकट था, ये था 1610 में। फिर उसके बाद जो था चिंसूरा था। फिर था कासिम बाजार। फिर जो था नागापट्टनम, ये केरला में है, केरल में। ये
आगे चल को 1690 में हेडक्वार्टर बना। फिर जो था सूरत था, कोचीन में था, और बहुत सारे यहाँ थे हुगली, ये था उससे। तो आप देखिए इनका जो सबसे ज्यादा जो सेटलमेंट है ये ईस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट पे। और इनका कम सेटलमेंट जो है वेस्टर्न कोस्ट पे है, मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट। तो हम लोग ने पोर्तुगल में पढ़ा था कि पोर्तुगल का सबसे ज्यादा जो सेटलमेंट था वो वेस्टर्न कोस्ट पे था और उनके ईस्टर्न कोस्ट पे कम था। लेकिन इनका सेटलमेंट जो है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा है और वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा है। और दोनों आए थे ट्रेड करने के लिए, दोनों को मोनोपोली चाहिए था। और इंडिया में ट्रेड जो होता है स्पाइस से ही होता है। तो आपको ये थोड़ा सा अतरंगी नहीं लग रहा है कि जब वो आए तो ज्यादा अपना सेटलमेंट वेस्टर्न कोस्ट पे दिए और ये आए तो इनका ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा है? तो इसी का जवाब आपको बताया गया इनका नेचर ऑफ ट्रेड, ट्रेंगुलर। इसका ट्रेंगुलर कैसे था कि मान लीजिए ये यूरोप हो गया, ये इंडिया हो गया, ये हो गया इंडोनेशिया। इसको स्पाइसेस आइलैंड भी कहते हैं। अब जबकि इनको ट्रेड करना था और बल्क क्वांटिटी में करना था, बहुत ज्यादा मात्रा में, और इनको मोनोपोलाइज करना था, तो ये क्या करते थे, ये जो एरिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, और ये जो एरिया है स्पाइस ट्रेड के लिए है। अब इंडिया में जो स्पाइसेस जो था वो ज्यादा मात्रा में नहीं था कंपेयरिंग टू इंडोनेशिया। This was not in much quantity. ये क्या करते थे, यहां से टेक्सटाइल लेकर को जाते थे, बार्टर करते थे इंडोनेशिया में। यहाँ पर मसाले बहुत ज्यादा मिलते थे, इनको टेक्सटाइल यहाँ नहीं मिलता था। तो ये क्या करते थे, जो डच थे यहाँ से टेक्सटाइल लेकर को जाते थे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से ये मसाला से बदली करते थे टेक्सटाइल, और यहाँ से मसाला कलेक्ट कर को ये लेको बेचते थे यूरोप में। ठीक है, तो ये इनका जो नेचर ऑफ ट्रेड था वो ट्रेंगुलर था, और ऐसे कर को ये सेटल करते थे, और यहाँ से वो ढेर सारा पैसा कमाते थे और अपना सेटलमेंट यहाँ इंडिया में सेटअप किए। तो इनको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब
जब ये ट्रेड कर रहे थे स्पाइसेस का ट्रेंगुलर नेचर से, इंडिया से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करके जाते थे और फिर उसके बाद में स्पाइसेस से बार्टर करते थे, बदलते थे और फिर स्पाइस लेकर को यूरोप में भेजते थे। तब तक अंग्रेज का आगमन हो चुका था इंडिया में। अब फिर तो उसके जब उनके आने के बाद भी जब इनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, ठीक है, ये बोलते थे कि हमें ट्रेड करना है और अंग्रेज कहते थे कि हमें ट्रेड करना है। तो एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं एंग्लो डच राइवलरी। एंग्लो डच राइवलरी, इनका रीजन क्या था? कमर्शियलाइजेशन ऑफ ट्रेड। मतलब व्यापार के लिए ये युद्ध हुआ था। तो ये पहले छोटे स्तर से, मतलब इनका शिप रोक देना, उनका शिप रोक देना, ऐसे चलता रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ 1623 में इन एम्बोइना, एक जगह है इंडोनेशिया में। डच ने क्या किया, कैप्चर्ड मैसेकर्ड सोलह सौ तेईस में एम्बोइना में डच 10 अंग्रेजों को और 9 जापानीसों को एकदम बुरी तरह से मार दिया। अब इस इंसिडेंट का इफेक्ट यह हुआ कि ब्रिटिश रिटेलिएटेड, and inflicted heavy loss on डच। ये बोले कि तुम हम पर हमला किए तो हम भी तुम पर हमला करेंगे, ठीक है, और ये हमला किए और डच को एकदम बुरी तरह से उनका बहुत सारा नुकसान किए। उसके बाद इन दोनों की जो राइवलरी थी, ये लड़ाई आगे तक चलती गई, ठीक है, इंटेंसिफाइड राइवलरी बिटवीन टू यूरोपियन कंपनीज। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, एंग्लो डच राइवलरी का, ये तो चलते गया। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1667 में इंग्लिश एंड डच compromised। कंप्रोमाइज में क्या किया, ये ब्रिटिश जो इंग्लिश थे विड्रॉ देयर ऑल क्लेम्स फ्रॉम इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से
ये अपना क्लेम करना छोड़ दिए कि ये हमारा है, बोले कि ये पूरी तरह से आपका हो गया। और जो डच थे रिटायर्ड फ्रॉम इंडिया, और डच बोले कि ठीक है, आप इंडोनेशिया पर अगर क्लेम छोड़ दे हो कि आप अपना कोई दावा नहीं कर रहे हैं तो हम इंडिया से छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। और इसका एक और था, ये बोले और डच एस्टेब्लिश ओवर ब्लैक पीपर, गोल मरीच और मसाले पर, तो ये इसका रिजल्ट होगा। अब इनके सक्सेस क्या, ये सही पूरी तरह ये सक्सेस थे? तो हाँ, ये सक्सेस थे। कैसे सक्सेस थे? जब ये आए भारत में तो उस वक्त पोर्तुगल राज कर रहे थे, पोर्तुगल से ये कम्पीट किए, उनको हराए, उनको भेज दिया अपने घर और फिर ये राज करना स्टार्ट किए। इनका जो मेन मोटिव था वो ट्रेड था, व्यापार करना था। क्या पे? स्पाइस पे ब्रेड व्यापार करना था। इनके लिए इंडिया का भी राज करने का था ही नहीं, ये इंडिया इनके लिए एक माध्यम था, जो यहाँ से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते थे, इंडोनेशिया में बेचते थे, फिर इंडोनेशिया से स्पाइस खरीद करके वो यूरोप में बेचते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये सक्सेस हुए। दे competed with Portuguese and establish their rule. They benefited much from trade in spices from India. India was a means for them. ये हो गया। अब इनके डिक्लाइन का कारण, डिक्लाइन ऑफ डच। इनके डिक्लाइन का कारण क्या था? जब अंग्रेज आए तो उनसे ये compete नहीं कर पाए, they failed to compete with English. Example, in Battle of Bidara 1759, Lord Cliff defeated Portuguese. फिर उसके बाद
करप्शन इन कंपनी, करप्शन इन कंपनी। तीसरा जो था इनका they were not interested in empire building, but India was only a, इंडिया उन लोग के लिए बस एक माध्यम था। सो ये इनके रीजन हो गए जो डाउनफॉल इनके हारने के। और एक और जो कारण था इनका जो सबसे बड़ा जो था वो था कि दे गेट मच लेस सपोर्ट, किससे? फ्रॉम मुगल एम्पायर देन इंग्लिश। ये चार कारण इनके हो गए। तो डच टॉपिक यहीं खत्म होता है। लेते हैं हम 5 मिनट का ब्रेक, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे इंग्लिश। अंग्रेज आए, उनका जर्नी कैसा रहा, ये सब। ओके।